हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी बच्चे। आप लोगों की जो ये क्लास है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, मैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक रैपिडली रिवीजन आप लोगों के लिए करवाऊंगा, जिसमें मैं एमसीक्यूज के थ्रू प्रश्न उत्तर के साथ में डिटेल पार्ट की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में मेरे दोस्तों। तो अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल राजेंद्र शर्मा के नाम से है, नेट कैटेगरी में है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की मेरी किताब पब्लिश है। 12 ईयर्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने है। अनअकैडमी पे प्लस में ये फाउंडेशन बैच मैंने शुरू किया है ज्योग्राफी का और कंप्लीट पेपर फर्स्ट का 2022 के लिए। आप अनअकैडमी पे अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में, तो आपको फीस में 10% का मेरे मित्रों ऑफ मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज का टॉपिक जो आपका होगा वो क्लाइमेटोलॉजी से होगा। अपन सारे पार्ट करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपका क्लाइमेटोलॉजी से होगा। अनअकैडमी पे प्लस में आपको दो कोर्स आपको मिलेंगे, प्लस और आइकोनिक। प्लस में और आइकोनिक में अंतर क्या है? प्लस में आपको पर्सनल गाइडलाइन मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस होता है। लेकिन प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एसेस, कोर्स का शेड्यूल, ये आपको पूरी कंप्लीट मिलती है। अनअकैडमी पे आपको प्लस कोर्स लेने के लिए, जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करोगे तो गोल मैनेज आप यूजीसी नेट वाला डालना, और यहाँ पे देखो यदि आपको आइकोनिक लेना है तो आइकोनिक सेलेक्ट करना है। आइकोनिक सेलेक्ट करने के बाद में आपको रेफरल कोड डालना है राजेंद्र 10, और फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है। प्लस में भी सेम आपको ऐसा ही करना है, जैसे आपको प्लस लेना है, प्लस लेने के बाद में आपको रेफरल कोड डालना है राजेंद्र 10। रेफरल कोड डालने के बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना है और प्रोसेस टू पेमेंट करोगे तो आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। बेनिफिट्स देखो, आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, कोर्स शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी, स्टडी मटेरियल, ये सारे कोर्स आपको, ये सारी सुविधा आपको आइकोनिक में मिलती है। प्लस में आपको ये मिलती है, कंप्लीट आपको आइकोनिक में मिलते हैं ये। अनअकैडमी अभी एक ऑफर दे रहा है आपको, मेगा ऑफर है। 6 मंथ के साथ में 1 मंथ का कोर्स फ्री है, 24 मंथ के साथ में 3 मंथ का कोर्स फ्री है। ये आपके 31 अक्टूबर तक वैलिड है। अपन क्वेश्चन के साथ में इस पार्ट को पूरा करेंगे। स्पेशल क्लास फीचर्स देखो, राइज हैंड का ऑप्शन है जब जिसमें आप क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। पोल का ऑप्शन इसमें होता है मेरे मित्रों। लाइव क्लास आपको मिलती है, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता है, नोट्स मिल जाती है, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अब अपन प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसको करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। तो अब आपको मैं एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी कंप्लीट डिटेल कराऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रैपिड रिवीजन अपन करने वाले हैं। टॉपिक आपका होगा क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और आपके जलवायु विज्ञान क्वेश्चन और आंसर दोनों होंगे। तो सबसे पहले तो आपसे पूछे कि जलवायु विज्ञान का पिता, जलवायु विज्ञान का, जलवायु विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ये कहा जाता है हमबोल्ट को। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को। ये ध्यान रखना है, जलवायु विज्ञान का पिता हमबोल्ट को कहा जाता है मेरे मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्राचीन प्राचीन जलवायु प्राचीन जलवायु विज्ञान का पिता, प्राचीन जलवायु विज्ञान का पिता, वह इसी के साथ में आपको जोड़कर पूछ ले, मौसम विज्ञान के पिता, मौसम विज्ञान के पिता, मौसम विज्ञान के पिता,
तब आंसर आएगा एरिस्टोटल, जिसको बोलते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल जिसको हम बोलते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको हम अरस्तु बोलते हैं, इधर इसको ध्यान रखना है, हम बोल्ड याद रखना है। और इनकी जो पुस्तक थी, अरस्तु की जो पुस्तक थी जो आपके जलवायु विज्ञान पर लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम है मेटेयोरी लॉजिका। किताब का नाम याद रखना, मेटेयोरी लॉजिका, ये किताब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जलवायु विज्ञान का जनक, जलवायु विज्ञान का जनक, जलवायु विज्ञान का जनक अगर पूछे तो ध्यान रखना है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ध्यान रखना है, हिप्पोक्रेटस। और इनकी पुस्तक कौन सी है? हिप्पोक्रेटस की पुस्तक का भी ध्यान रखना है, ऑन एयर, ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेज, ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेज, ये हिप्पोक्रेटस की किताब है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर। अब आपसे दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है कि जलवायु, सेशन को शेयर भी कर देना, जलवायु विज्ञान का मूल अध्ययन, जलवायु विज्ञान का मूल अध्ययन यूनानी दार्शनिकों ने किया था। यूनानी दार्शनिकों ने किया। यूनानी दार्शनिक थे, उनने जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया मेरे मित्रों। और इन्होंने जलवायु विज्ञान का अध्ययन क्यों किया वो अपन बात करेंगे। तो जलवायु विज्ञान का पिता बोल्ट है, प्राचीन जलवायु विज्ञान के पिता और मौसम विज्ञान के पिता एरिस्टोटल हैं। इनकी पुस्तक है मेट्रियोलॉजिका। जलवायु विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, जिनकी किताब है ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेज। जलवायु विज्ञान का मूल अध्ययन यूनानी दार्शनिकों ने किया था। और क्यों किया था? दो चीजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। अध्ययन क्यों किया? अध्ययन किया दो चीजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। दो चीजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, करने हेतु, दो चीजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने, यूनानी दार्शनिकों ने जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब दो चीजों का, दो कौन कौन सी थी? पहला है अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। और दूसरा आपके सामने है ऋत्विक परिवर्तन। इन दो चीजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए यूनानी भूगोलवेताओं ने या यूनानी दार्शनिकों ने जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ आपको टर्म बताता हूं। कलिमा क्या होता है? कलिमा, क्लाइमेटोलॉजी में कलिमा शब्द क्या है? तो याद रखना है, यूनानी दार्शनिकों ने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को
अक्षीय झुकाव को कलिमा कहा। कलिमा कहा। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना है। कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कलिमा किसे कहा जाता है। तो मित्रों आपको याद रखना है जो कलिमा है ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को, अब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का दोस्तों अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। इस झुकाव को ही क्या कहा जाता है, कलिमा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर? अब कुछ चीजों को अपन देखेंगे, जैसे जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है और ऋतु क्या होती है। ये तीन टर्म हैं जिनको हम समझेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और आपके ऋतु क्या होती है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने, जलवायु किसे कहेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि भाई दोस्तों जलवायु किसे कहेंगे। तो जलवायु की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ध्यान रखना, दीर्घकालीन 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 औसत वायुमंडलीय दशाएं। दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं याद रखना है। दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं जो हैं उनको जलवायु कहा जाता है। दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं उनको जलवायु कहा जाता है। दीर्घकालीन का मतलब होता है 30 से 40 वर्षों की, 30 से 40 वर्ष कि औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। देन अपन बात करें कि मौसम क्या होता है। देन अपन बात करें कि भाई मौसम क्या होता है, तो मौसम की अपन बात करें तो अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को औसत वायुमंडलीय दशाएं। मौसम किसे कहेंगे, अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। अब देन बात करें अपन ऋतु किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट अपना ऋतु किसे कहते हैं। अब ये सारी टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। ऋतु 3 से 4 महीनों की, 3 से 4 महीनों की औसत वायुमंडलीय दशाएं, औसत वायुमंडलीय दशाएं, 3 से 4 महीनों की औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनको कहा जाता है ऋतु। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है मेरे मित्रों, वायुमंडलीय दशाएं क्या है। वायुमंडल एटमॉस्फियर्स कंडीशंस, वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाओं की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता, इन सब का क्या है, ताप, दाब, वर्षा और आर्द्रता, इन सब का योग ही वायुमंडलीय दशाएं हैं। इन सब का योग ही क्या है,
वायुमंडलीय दशाएं हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। दूसरी बात करूं, वायुमंडल का 99% वायुमंडल का 99% भार धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल का 99.99 भार 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? और इसका अध्ययन सबसे पहले मेरे मित्रों अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्मन ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल का 99.99% भार 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका अध्ययन अमेरिका के वैज्ञानिक कार्मन ने किया था। ये आपको याद रखना है। कार्मन ने किया था। अब कैसे किया था इसकी अपन बात करेंगे कंप्लीट, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। इन्होंने जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारी, ये धरातल है। तो इन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो काल्पनिक रेखा होती है वो कार्बन लाइन होती है मेरे मित्रों। ठीक है ना? देखो ध्यान रखना, इन्होंने कहा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो लाइन होती है, धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लाइन होती है, इसे बोला गया कार्बन लाइन, इसे बोला गया कार्बन रेखा। ध्यान रखना कितनी ऊंचाई है इसकी धरातल से। कार्बन रेखा की ऊंचाई पूछे आपसे तो कितनी ऊंचाई बताओगे? 100 किलोमीटर बतानी है आपको, 100 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है ना? कार्बन रेखा। अब देखो ये कार्बन रेखा के नीचे का पार्ट है। कार्बन रेखा के नीचे के पार्ट को क्या कहा जाता है? वायु विज्ञान कहा जाता है। वायु विज्ञान। कार्बन रेखा के नीचे के पार्ट को वायु विज्ञान कहते हैं। और कार्बन रेखा के जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी। कार्बन रेखा के जो नीचे का पार्ट है उसे वायु विज्ञान कहते हैं और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर। अब देखो कार्बन रेखा से अब सपोज करो ये हमारा चंदा मामा है, ये चंदा मामा है, ये अपन ने बना दिया चंदा मामा। ये चांद बना दिया मैंने, चांद बस इतना सा दिखाई दे रहा है। ये है मून। ध्यान रखना कार्बन रेखा से चंद्रमा के बीच का भाग होता है। कार्बन रेखा से चंद्रमा के बीच का भाग जो होता है इसे बोला जाता है सीसुलर। याद रखना है मित्रों, कार्बन रेखा से चंद्रमा के बीच का पार्ट को क्या बोला जाता है? सीसुलर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? क्लियर। अब दूसरा देखो, ये सीसुलर है यानी कि चंद्रमा तक का भाग है। और चंद्रमा से ये जो आपका सौर मंडल है, जो चंद्रमा से, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है। फिर यहाँ पे ये प्लेनेट्स हैं, ये प्लेनेट्स हैं, ये प्लेनेट्स हैं। तो ध्यान रखना चंद्रमा से सूर्य के बीच का जो पार्ट होता है, चंद्रमा से, इसको आउटर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउटर स्पेस। आउटर स्पेस बोलते हैं।
इसको आउटर स्पेस के नाम से जानते हैं। चंद्रमा से जो सौर मंडल का पार्ट है, चंद्रमा से सौर मंडल, चंद्रमा से सौर मंडल का जो पार्ट होता है इसे आउटर स्पेस बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या मेरे मित्रों? चलो आगे। अब देखो, वायु भार की मैं बात करूं तो पृथ्वी से वायु भार की अगर मैं बात करूं, वायु भार की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी से मेरे मित्रों 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु का भार कितना होता है? 99.99%। यानी कि वायुमंडल का जो भार होता है वो कितना होता है? 99.99%। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे अपन, पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई, 16 किलोमीटर की ऊंचाई की बात करूं तो वायुमंडल का भार कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है मेरे मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। और धरातल से यदि हम 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो वायुमंडल का भार कितना होता है? 50% होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर? ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे। अब बात करेंगे अपन वायुमंडल की। वायुमंडल, वायुमंडल की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, वायुमंडल की मैं बात करूं तो देखो, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायल्य कण। वायल्य कण का मतलब होता है मेरे मित्रों एरोसोल, एरोसोल, जिनको धूल के कण भी बोलते हैं, एरोसोल। समझ में है ना? पृथ्वी के ओके मेरे दोस्तों, एक मिनट में चेक कर लूँ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है।
एक मिनट में चेक कर लूँ। ओके है। ये बीच में कभी कभी मिस्टेक कर ही देता है। तो मित्रों ध्यान रखना है, पृथ्वी के चारों ओर एरोसोल के कण, पृथ्वी के चारों ओर एरोसोल के कण मंडलाकार मंडलाकार रूप में लिपटे हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, जिसके लिए पृथ्वी का गुरुत्व बल उत्तरदायी है, पृथ्वी का गुरुत्व बल उत्तरदायी है, जिसके लिए पृथ्वी का बल गुरुत्व बल उत्तरदायी है, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना, पृथ्वी के चारों एयरसोल के कण मंडलाकार रूप में जो लिपटे हुए होते हैं, जिसके लिए पृथ्वी का गुरुत्व बल उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यह आपको याद रखना है। वायुमंडल की वायुमंडल की उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति। मेरे मित्रों, वायुमंडल की उत्पत्ति की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं दोस्तों, तो वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 चरणों में हुई है। कितने चरणों में हुई है? 3 चरणों में। 3 चरणों की अपन चर्चा करें कि वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई है। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है डी गैसिंग क्रिया, डी गैसिंग क्रिया। दूसरा है मेरे दोस्तों वाष्पन वृषण क्रिया। और तीसरा है रासायनिक व प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इन 3 क्रियाओं से वायुमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। याद रखना, पहला है डी गैसिंग प्रक्रिया, दूसरा वाष्पन वर्षण, तीसरा है रासायनिक व प्रकाश संश्लेषण। अब आपको कोई मेंस यूपीएससी मेंस का एग्जाम नहीं देना, आपको नेट का, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देना है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछे वायुमंडल की उत्पत्ति कितने चरणों से? 3 चरणों से। पहला चरण याद रखना डी गैसिंग प्रक्रिया, दूसरा चरण है वाष्पन वर्षण प्रक्रिया, और तीसरा चरण है रासायनिक व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की अगर मैं संगठन की बात करूं तो वायुमंडल का जो संगठन है वो किस किस से हुआ है मेरे मित्रों? याद रखना, वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 चीजों से हुआ है। वायुमंडल का संगठन 3 चीजों से हुआ है। एक है धूल व धुआं के कण, जिनको हम बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल एरोसोल की मैं बात करूं तो एरोसोल उपोष्ण व
शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब पूछे कि यहाँ पे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, जवाब होना चाहिए शुष्क हवा के कारण। दूसरा याद रखना, विषुवतरेखीय क्षेत्र व ध्रुवीय क्षेत्रों में एरोसोल के कण कम पाए जाते हैं। कम। अब पूछे क्यों? आर्द्र हवा के कारण। तो ये दोनों बिंदु याद रखना है। उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एरोसोल के कण ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि हवा शुष्क होती है। विषुवतरेखीय व ध्रुवीय क्षेत्रों में एरोसोल के कण कम पाए जाते हैं क्योंकि हवा क्या होती है? आर्द्र होती है। ध्यान रखना है। बात करें जलवाष्प की बात करूं तो मित्रों आपको ध्यान रखना है इसका पहला बिंदु कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% होती है। 4 से 5% के बीच में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5%। ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में दे कि 4 अधिकतम जलवाष्प की मात्रा 4% 5%, तो सही आंसर होगा 4%। सही आंसर क्या होगा? 4%। ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कितनी होती है? 4% होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? एरोसोल और धूल धुआं के जो कण हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सर्वाधिक ये कहाँ होते हैं। ठीक है, इनका काम भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है इसकी गैस। तीसरा पार्ट कौन सी है? गैस। अब एक एक बिंदु को अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे गैस है तो गैस को अपन थोड़ा सा डिटेल में लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। गैसों की अपन बात करेंगे। वायुमंडल में क्या पाई जाती हैं? गैस पाई जाती हैं, जिनका अपन थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। गैस, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। ठीक है ना? तो गैसों की अगर मैं बात करूं तो ये बिंदु याद रखना है कि वायुदाब व
गैस के आयतन में, गैस के आयतन में, आयतन में विलोमानुपाती संबंध होता है। पाती, हिंदी में विलोम शब्द पढ़े होंगे, विलोमानुपाती संबंध होता है, संबंध होता है। याद रखना है, विलोमानुपाती संबंध को दर्शाने के लिए ये फॉर्मूला है मेरे मित्रों, 1/v। ये फॉर्मूला है, CSIR के एग्जाम में ये बहुत पूछता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? और दूसरा बिंदु याद रखना, वायु दाब व गैसों के घनत्व में, गैसों के घनत्व में समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है, संबंध होता है। समानुपाती संबंध को दर्शाने के लिए ये फॉर्मूला है, वायु दाब घनत्व, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर। तीसरा बिंदु याद रखना, धरातल के समीप, धरातल के समीप 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई, ऊंचाई तक, ऊंचाई तक वायु की कुल मात्रा, कुल मात्रा परिवर्तनशील रहते हुए भी, परिवर्तनशील रहते हुए भी, परिवर्तनशील रहते हुए भी गैसों के, गैसों के अनुपात में अपरिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, अपरिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। बिंदु मैं समझा दूंगा, डोंट वेरी। धरातल के समीप 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की कुल मात्रा परिवर्तनशील रहते हुए भी, वायु की कुल मात्रा परिवर्तनशील रहते हुए भी मेरे दोस्तों गैसों के अनुपात में अपरिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज? अभी आपको सारे बिंदु समझ में आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो गैस, कौन कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं, इनका आपसे क्रम पूछ लेता है। तो जैसे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% के आसपास है, ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% के आसपास है, और फिर इसके बाद में ऑर्गन, ऑर्गन 0.93% के आसपास वायुमंडल में है। देन उसके बाद में CO2 है जो वायुमंडल में 0.03% के आसपास है, जो वायुमंडल में 0.03% के आसपास है मेरे मित्रों। फिर उसके बाद में देखो कौन कौन सी गैसें हैं, क्रम से ही देख लो। नियोन है, इनका प्रतिशत याद रखने की जरूरत नहीं है।
हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है और आपके हाइड्रोजन है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनो ऑक्साइड है और ओजोन है। ये वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं मेरे मित्रों। अब इनके आपसे परीक्षा में फंक्शंस भी पूछता है, इनसे आपकी परीक्षा में फंक्शंस भी पूछता है कि कौन सी गैस क्या काम करती है, तो इनके फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक गैस को अपन देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें नाइट्रोजन। जो बच्चे CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें केवल फिजिकल ज्योग्राफी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी सब आती फिजिकल ज्योग्राफी है। तो अगर थोड़ा सा कर लें, ठीक है, तो अगर देखो इसकी मात्रा एग्जैक्ट ही अगर देखें 78.084%, 78.084%। इस गैस की अगर मैं खोज की बात करूं, खोज तो याद रखना 1722 में, 1722 में किसने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और इस गैस का प्रारंभिक नाम क्या था? पूछ सकता है नाइट्रोजन गैस का प्रारंभिक नाम। नाइट्रोजन गैस का प्रारंभिक नाम क्या था? मैफेटिक, मैफेटिक, मैफेटिक एयर। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? मैफेटिक एयर। और वायुमंडल में, वायुमंडल व धरातल की सतह पर ये कितने रूपों में पाई जाती है? 7 रूपों में पाई जाती है। 7 रूपों में। कितने रूपों में पाई जाती है? 7 रूपों में। अब CSIR के एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन एक बार ये नेट के एग्जाम में भी पूछा है, UGC नेट के एग्जाम में पूछा है। इसके 7 रूपों में से नाम पूछ लिया कि कौन सा इसका नाम है और कौन सा इसका नाम नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जैसे नंबर 1 अमीनो एसिड के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में ये पाई जाती है, अमीनो एसिड के रूप में ये पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, नाइट्रस एसिड के रूप में पाई जाती है, नाइट्रस एसिड, एसिड के रूप में ये पाई जाती है, अमोनिया के रूप में पाई जाती है, अमोनिया के रूप में पाई जाती है, अमोनिया के रूप में ये पाई जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, और नाइट्रिक पैराऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। पैराऑक्साइड, नाइट्रिक पैराऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। और इसका जो 7वां रूप है वो क्या है? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। तो याद रखना है, वायुमंडल में ये इन 7 रूपों में पाई जाती है। वायुमंडल में इन 7 रूपों में ये पाई जाती है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब भाई साहब, इसका देखो उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग तो याद रखना, ये एक तो ऑक्सीजन की सांद्रता को, ऑक्सीजन की सांद्रता को कम, ये कम, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखा मिलेगा, कम करने के लिए होती है, कम करने के लिए होती है, करने के लिए होती है, लिए होती है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे परीक्षा में आपको ज़्यादा दे देगा। यहाँ पे परीक्षा में आजकल ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग ऑक्सीजन की सांद्रता को अधिक करने के लिए होता है। अब आप सोचोगे हाँ होता ही होगा, अधिक ही होगा, हमने तो पता नहीं, पढ़ा तो है नहीं, लेकिन अधिक ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कम करने के लिए होता है, याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है मेरे मित्रों? अब देखो, प्राप्ति, प्राप्ति कितने किलोमीटर तक होती है? 90 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्ति होती है इसकी? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका पुराना नाम क्या था ये ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, वायुमंडल में और सतह पर कितने रूपों में पाई जाती है, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। मौजी कर दी तमनाश तो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों, तो ये 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इसकी क्या है कि एक तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन, O3, ये गैस क्या करती हैं? ये लघु तरंगे, लघु तरंगों का मतलब होता है सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली किरणें, उनको बोलते हैं सौर विकिरण या लघु तरंगे। सौर तरंग, लघु तरंगों का क्या करती हैं? का अवशोषण करती हैं, ये ध्यान रखना है। ओजोन के साथ में ये भी सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होती है उनका क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, ध्यान रखना है मित्रों। ये पूछता है बस CSIR के एग्जाम में, तो यहाँ से सवाल बहुत आते हैं जो मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपके ओजोन, ये लघु तरंगों का अवशोषण करती है। लघु तरंगों का मतलब होता है सूर्य से आने वाली किरणें। जैसे ये सूर्य भगवान है आपके, और सूर्य भगवान से जो प्रकाश हमारे धरातल तक आता है, ये इनको बोलते हैं सौर विकिरण, याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा ये क्या करती है मित्रों? दूसरा ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन, ये लघु तरंगों का अवशोषण करती हैं, ठीक है। दूसरा दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश को धरातल तक आने देती है, धरातल तक आने देती है, आने देती है। दृश्य प्रकाश को धरातल तक आने देती है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? इसीलिए इनको किस किस को, N2, O2 और O3 को वायुमंडल की खिड़की कहा जाता है। वायुमंडल, वायुमंडल की खिड़की कहा जाता है। वायुमंडल की क्या कहा जाता है? खिड़की, यानी कि एटमॉस्फेयर विंडो कहा जाता है, खिड़की कहा जाता है, कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और O3, इन्हें वायुमंडल की खिड़की कहा जाता है। वायुमंडल की क्या कहा जाता है? खिड़की कहा जाता है, एटमॉस्फेयर विंडो। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, ये तुम्हारे यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और गैसों के 3-3 के जोड़े थे। वायुमंडल की खिड़की किसे कहा जाता है? वायुमंडल की खिड़की किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लियर है ये चीज बच्चों? क्लियर है ना सब चीज? वायुमंडल की खिड़की कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट अब देखो, खोज। खोज की बात करूं तो विलियम विलियम सैले के द्वारा, विलियम सैले के द्वारा, याद रखना है, विलियम सैले के द्वारा। इसकी खोज किसने की थी? विलियम सैले के द्वारा। ये आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, लेकिन लेकिन मेरे मित्रों, वास्तविक प्रामाणिकता, वास्तविक प्रामाणिकता, वास्तविक प्रामाणिकता, लेकिन वास्तविक प्रामाणिकता किसको जाती है इसकी? ये आपको ध्यान रखना है, पृष्ठतले को जाती है। ऑक्सीजन गैस की खोज विलियम सीले ने की थी, लेकिन वास्तविक प्रामाणिकता किसको जाती है? पृष्ठतले को जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात ऑक्सीजन का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? पृष्ठतले ने किया था। ध्यान रखना है, नामकरण, नामकरण, ये चीज आपको याद रखना है। खोज विलियम सीले ने, लेकिन वास्तविक प्रामाणिकता पृष्ठतले को जाती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? ये गैस कैसी है? प्राणवायु देने वाली, प्राणवायु, प्राणवायु देने वाली, देने वाली, आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? और इसका अगर प्रतिशत देखें, तो एग्जैक्ट परसेंट देखें तो 20.94%। याद रखना है। और उत्सर्जन कहाँ से होता है? इसका मैं उत्सर्जन की बात करूं, उत्सर्जन, तो इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से। और विश्व की 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? अमेजन बेसिन से मिलती है, अमेजन बेसिन से, बेसिन से मिलती है। इसीलिए अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा, पृथ्वी का
फेफड़ा। याद रखना है, विश्व की 20% ऑक्सीजन अकेला अमेजन बेसिन के वनों से प्राप्त होती है। इसीलिए अमेजन बेसिन के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। क्लियर है क्या? चलो आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने मेरे काबिल दोस्तों, तो ऑर्गन। ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन की खोज कैवेंडिश कैवेंडिश ने की थी ऑर्गन की खोज। और ऑर्गन का अगर हम प्रतिशत देखें, प्रतिशत, तो 0.93% है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात अगर मैं ये बताऊं आपको, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, ये जो तीनों गैसें हैं ये वायुमंडल में स्थिर गैस है। वायुमंडल में स्थिर गैस है, स्थिर गैस है। वायुमंडल में स्थिर गैस है, ध्यान रखना है, स्थिर गैस है। यहाँ पर स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का तात्पर्य, स्थिर का तात्पर्य स्थिर का तात्पर्य होता है मात्रा में परिवर्तन नहीं, गैसों की मात्रा में परिवर्तन नहीं, गैसों की मात्रा में परिवर्तन नहीं, गैसों की मात्रा में परिवर्तन नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन के अलावा के अलावा शेष जो गैस है, गैस अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है, पाई जाती है। इसलिए इन्हें ट्रेस गैस भी कहते हैं, ट्रेस गैस भी कहते हैं, ट्रेस गैस भी कहते हैं, याद रखना। और ट्रेस गैस जो होती हैं इनकी मात्रा कितनी है? ट्रेस गैसों की मात्रा कितनी है? टोटल 0.07%। ये क्वेश्चन आपके CSIR नेट में पूछा हुआ है, याद रखना, CSIR नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ट्रेस गैसों की मात्रा कितनी है? 0.037। मेरे कहने का मतलब है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन के अलावा जितनी भी गैस मैंने लिखी है वो शेष गैस अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इन्हें ट्रेस गैस कहा जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन के अलावा जो ट्रेस गैस होती है उनकी मात्रा 0.037 है, ये आपको ध्यान रखना है।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये मामला भी। अब बात करेंगे CO2 की। CO2 CO2 की बात करूं तो देखो, प्रतिशत प्रतिशत 0.36%। 0.36% ये आपको याद रखना है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है। प्रभाव को क्या करती है? दर्शाती है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है, याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है मेरे मित्रों? और वायुमंडल में ऊंचाई की बात करूं तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब यहाँ मैं नोट डाल रहा हूँ, मैंने लिखा सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को कौन दर्शाती है। प्रभाव को दर्शाने वाली पूछे तो CO2 याद रखना है। समझ में आया ना? CO2। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि दूसरी सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस, तब आपको जवाब देना है मीथेन। तीसरी मैं बात करूं, तीसरा ध्यान रखना, सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव में भागीदार गैस, तब आपका आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। याद रखना है CFC। क्लियर है? चलो आगे, समझ में आ गया होगा सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस प्रभाव में भागीदार गैस कौन सी है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ओजोन की। ओजोन का मतलब है O3। निर्माण, ओजोन का जो निर्माण होता है वो O2+ के संलयन से होता है। संलयन से। खोज, चैपमैन ने पाई जाती है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? याद रखना, समताप मंडल में। समताप मंडल में। और अगर आपसे पूछे ऊंचाई, 18 से
35 किलोमीटर। ऊंचाई पूछे तो 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह गैस पाई जाती है, याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वप्रथम पता। इस गैस के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? स्कोनविन ने। स्कोनविन ने इस गैस के बारे में सर्वप्रथम पता स्कोनविन ने लगाया था। और सबसे पहले ये बात कि O2 प्लस O के संलयन से क्या बनती है? O3 बनती है। O3 बनती है। O3 बनती है और इनके विघटन से वापस O2 और O बन जाती है और संलयन से O3 बन जाती है। ये बात चैपमैन ने, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अब देखो, विनाश, ओजोन का विनाश कितना हो चुका है? विनाश तो याद रखना है, वर्तमान में इसका 35% के आसपास विनाश हो चुका है। 35% के आसपास इसका विनाश हो चुका है, ठीक है ना। और इसका दूसरी चीज याद रखना, 35% के आसपास ओजोन का वर्तमान में विनाश हो चुका है। और अब आपसे पूछे कि इसका विनाश सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? विनाश सर्वाधिक विनाश हुआ है इसका अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर, ठीक है। पता किसने लगाया? सबसे पहले पता, इस बात का पता लगा था हमको 1985 में एक आपकी कृत्रिम सैटेलाइट था, कृत्रिम उपग्रह। और उस कृत्रिम उपग्रह का नाम था निम्बस 7। उसका नाम क्या था? निम्बस 7। याद रखना है, उस कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? निम्बस 7। 1985 में एक कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम था निम्बस 7। इस सैटेलाइट के माध्यम से हमको ये पता लगा था, ठीक है ना, कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का 35% क्षरण हो चुका है, ठीक है। और इस गैस का विनाश सर्वाधिक कौन करता है? कौन? तो याद रखना CFC। विनाश कौन करता है सबसे ज्यादा? CFC। यानी कि CFC में सबसे ज्यादा कौन करती है? क्लोरीन। CFC में सबसे ज्यादा विनाश कौन करती है? क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन इतनी खतरनाक है कि इसका एक अणु, क्लोरीन का एक अणु O3 के 1,00,000 अणु को नष्ट कर देता है। 1,00,000 अणु को क्या कर देता है? नष्ट। अणु को ये कर देता है नष्ट। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। CFC में जो क्लोरीन होती है ना, CFC में जो क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन का एक अणु O3 के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले कि क्लोरीन के 3 अणु ओजोन के O3 के कितने अणुओं को नष्ट करेंगे? तो आपको पता है एक अणु 1,00,000 को करते हैं, तो 3 कितनों को करेंगे? 3,00,000 अणुओं को। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई सिंपल है, CFC में जो क्लोरीन पाई जाती है, CFC में जो क्लोरीन होती है मेरे मित्रों, वो क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करता है। अब टेक्निकल पूछ ले कि भाई क्लोरीन के 3 अणु O3 के कितने अणुओं को? 3,00,000 अणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर?
अब देखो O3 के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। O3 O3 भाई मैंने बताया कि इसके विनाश का प्रभाव, विनाश का प्रभाव, इसके विनाश का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक। याद रखना है, इसके विनाश का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके विनाश का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, O3 के विनाश का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपसे पूछे कि क्यों भाई दक्षिणी गोलार्ध में, क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता है, जलमंडल की अधिकता, जलमंडल की अधिकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता है तो साहब वहां से क्या फर्क पड़ रहा होगा। भाई जलमंडल की अधिकता दक्षिणी गोलार्ध में हम मानते हैं, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ा, क्यों हुआ, क्या फर्क पड़ा। आपको याद रखना, जो सेना होती है, सेना वो क्या करती है, युद्ध अभ्यास करती है। सेना युद्ध अभ्यास करती है, युद्ध अभ्यास। और याद रखना भाई, जैसे सेना युद्ध अभ्यास करती है तो जेट विमानों का प्रयोग करती है, फाइटर विमान होते हैं उनका प्रयोग करती है। तो मेरे मित्रों, जब वो क्रैश होते हैं तो उनका मलबा सागर में गिर जाए, अगर स्थलमंडल पर गिरता है तो मानव समुदाय को हानि हो सकती है। इस हानि से बचने के लिए वो जल पर अभ्यास करते हैं। और आपको पता है ना, सेना युद्ध अभ्यास करती है तो इसमें वो, जैसे आपके जेट विमान होते हैं, अन्य विमान होते हैं, अन्य लड़ाकू विमान होते हैं, इनमें क्या होती है, इनसे क्या निकलती है, CFC निकलती है। भाई इनके शीतलन के जो साधन होते हैं, संयंत्र एसी वैसी चलती है, तो इनसे CFC निकलती है। और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी देखो प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है, O3 के विनाश का प्रभाव सबसे ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में। और मेरे मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रभावित, प्रभावित, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रभावित क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो दक्षिणी अमेरिका का चिली देश, चिली देश, यहाँ क्या है, भेड़ों में अंधापन का रोग मिलता है, भेड़ों में अंधेपन का रोग, अंधेपन का रोग, भेड़ों में अंधेपन का रोग। दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में भेड़ों में अंधेपन का रोग लग गया। और अफ्रीका के गिनी में चर्म कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा है, चर्म कैंसर के मरीज, चर्म कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा हैं दक्षिणी अफ्रीका के गिनी में। और मेरे मित्रों, अगला ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इससे सर्वाधिक प्रभावित है, इससे सर्वाधिक प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे सर्वाधिक प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। और विनाश को रोकने के लिए पहली बार, विनाश को रोकने हेतु पहली बार 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी खूब पूछता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है।
कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपके O3 से है, ओजोन परत के विनाश को रोकने से है। आपको ध्यान रखना है। बोलो ये चीज क्लियर है आपकी? डन है? चलो आगे नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा आपके सामने मेरे दोस्तों, ये गैसों का कार्यक्रम मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब बात करेंगे एयरोसोल। एयरोसोल इनको क्या बोलते हैं? धूल कण। मैंने पूरी चीज बता दी है, अभी मैं परतों पे नहीं आया, बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। एयरोसोल, एयरोसोल की अगर मैं बात करूं तो ये हल्के ठोस होते हैं, हल्के ठोस, हल्के ठोस होते हैं मेरे मित्रों, याद रखना है। और इनकी प्राप्ति वायुमंडल को कहाँ से होती है? प्राप्ति, इनकी प्राप्ति वायुमंडल को कहाँ से होती है? ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उससे इनकी प्राप्ति होती है उल्का पिंड से। उल्का पिंड से इनकी प्राप्ति होती है और वायु से इनकी प्राप्ति होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? दूसरी चीज मात्रा। मात्रा, तो मात्रा याद रखना, विषुवत प्लस ध्रुवों पर इनकी मात्रा क्या होती है? कम। और उपोष्ण प्लस शीतोष्ण क्षेत्र में मात्रा इनकी क्या प्राप्त होती है? ज्यादा। अब यहाँ पे कम क्यों होती है? तो आर्द्र वायु होती है, आर्द्र वायु के कारण। और यहाँ पे ज्यादा क्यों होती है? शुष्क वायु के कारण। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या मेरे मित्रों? क्लियर है? चलो अब देखो प्रभाव, इनसे क्या क्या घटनाएं होती हैं? वायुमंडल में परिघटना, एरोसोल से क्या क्या परिघटना हो सकती है? जो वायुमंडल में एरोसोल पाए जाते हैं उनसे क्या क्या परिघटना हो सकती है? क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं? ठीक है, इनसे क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं? जैसे आपने देखा होगा, एक घटना है परिकिरण की घटना। परिकिरणन, परिकिरणन की घटना। परिकिरणन की घटना में मेरे मित्रों क्या होता है? परिकिरणन की घटना में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। ये एरोसोल के कारण ही दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ध्यान रखना है। दूसरा, सूर्योदय प्लस सूर्यास्त के समय लालिमा, लालिमा ये भी इसी के कारण दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा। ठीक है। दूसरी बात करूं, ये जो कण होते हैं इनको आर्द्रता ग्रही कण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्द्रता ग्रही कण। इनको आर्द्रता ग्रही कण बोला जाता है। और इसके कारण यहाँ पे क्या होती है? मौसमी परिघटना होती है। मौसमी परिघटना के लिए परिघटना,
मौसमी परिघटना के लिए मेरे मित्रों एरोसोल कंपलसरी है। मौसमी परिघटना के लिए एरोसोल जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मौसमी परिघटना के लिए क्या कंपलसरी है। तो मौसमी परिघटना के लिए एरोसोल कंपलसरी है। एरोसोल कंपलसरी है, धूल धुआं के कण, इनके बिना मौसमी घटना संभव नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं अब तीसरा बिंदु की अगर मैं आपको डिटेल यहां बताऊं, जलवाष्प। याद रखना है वायुमंडल में, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील गैस है, ध्यान रखना है, परिवर्तनशील गैस है। जलवाष्प वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है। आपसे पूछे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मात्रा कितनी है इसकी? मैक्सिमम मात्रा इसकी 4%, मैक्सिमम मात्रा 4%। तीसरा, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ओर जाने पर जलवाष्प की, जलवाष्प की मात्रा, यार क्लास को शेयर भी कर दिया करो भाई, मात्रा क्या होती है? घटती जाती है, मात्रा घटती जाती है। याद रखना है CSIR में पूछा जा सकता है अक्षांश चेंजेज अपॉन जलवाष्प, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये है 1 है। याद रखना है ये इसका फॉर्मूला है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चीजें क्लियर है सब कुछ? मौज हो गई, समझ में आ रहा है ना? अब इससे रिलेटेड करके जो क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे। जैसे देखो कुछ चीजें हैं, चालन क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो अभी वायुमंडल की परतें हैं, उनको भी अपन देखेंगे, उनको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल की जो परतें हैं उनको अपन समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब अपन जैसे मैं आपको बताऊंगा सवैन क्या होता है, चालन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। क्योंकि देखो इससे रिलेटेड करके जैसे सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, इससे रिलेटेड करके जैसे ये प्रश्न पूछ ले, जैसे ये प्रश्न पूछ ले कि जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, ज्वार भाटे का आना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब क्या इसका सही आंसर हो सकता है? आपको पता है भाई, आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और ये जैसे सूर्य तप को पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। तो ये चीजें कब होंगी? जब अपन थोड़ा सा वायुमंडल में ऊष्मा का संचलन के संबंध में, ठीक है। तो ये ऊष्मा का संचलन, अब वायुमंडल में लंबवत तापन, देखो सवैन क्रिया क्या होती है, अभिवहन क्रिया क्या होती है, ठीक है, इनकी चालन क्रिया क्या होती है। तो ये टर्म जो है ये अपन बात करेंगे पूरी की पूरी चीज़ों को। तो
कल इसका अपन विस्तृत अवलोकन करने वाले हैं, वापस कल इसकी क्लास लेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो अनअकैडमी पे यदि आप मेरे से पूर्णतः संतुष्ट हैं पढ़ाने की टेक्निक से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड,